नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार और किसानों के बीच बातचीत आज भी बेनतीजा रही, लेकिन अब 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे फिर नए सिरे से बातचीत होगी। हम आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार ढंग से अब तक सरकार ने कब कब बातचीत की है, क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज लगभग 6 बजे के आसपास सरकार और किसान के बीच चल रही ये बैठक अचानक खत्म हुई, जिसमें जानकारी ये बाहर आई कि एमएसपी के मुद्दे पर बात किसी तरह से आगे नहीं बढ़ पाई है। 8 जनवरी को किसान संगठनों के नेताओं का यही कहना था कि हमने ये कोशिश की कि सरकार से हम ये कहें कि कृषि कानून तीनों वापस लें। सरकार का पक्ष ये था, जो कृषि मंत्री ने बताया, कि हम पॉइंट वाइज हर मुद्दे पर बातचीत करना चाहते थे, जिस पर किसानों ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, वो कानून वापस कराना चाहते हैं। और इनके बीच किसान पर हमें भरोसा है, किसानों पर, यह कहा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। अब आइए आपको जरा दिखाते हैं आज की बातचीत, जो कि अब 8 जनवरी के लिए माफ कीजिएगा टल गई है। 8 जनवरी को नए सिरे से बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले बातचीत हुई थी 30 दिसंबर को। तब क्या हुआ था हम आपको दिखाते हैं। 8 जनवरी को फिर बातचीत होनी है। कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन तारीख पर तारीख इसीलिए क्योंकि सरकार इसके लिए तैयार है लेकिन किसान नहीं है। संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये तमाम प्रस्ताव जो सरकार ने अपनी तरफ से दिए हैं, किसानों ने प्रस्ताव को खारिज किया है। अब हम आपको बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। 30 दिसंबर पर पहुंचते हैं। सबसे पहले सरकार ने 2 मांगे मानी थी, जो प्रदूषण को लेकर, पराली जलाने को लेकर और बिजली कानून को लेकर था। उससे पहले 8 दिसंबर जब अमित शाह के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया था। 5 दिसंबर उससे पहले जब बातचीत हुई थी, एमएसपी पर लिखित गारंटी के लिए हामी भरी गई थी। सरकार ने कहा था कि हम लिखित में आपको एमएसपी पर गारंटी की। अच्छा, किसान चाहते हैं कानून का हिस्सा बने। उससे पहले 3 दिसंबर पर चलते हैं। एमएसपी पर बातचीत हुई थी, उस दौरान कानून बनाने की मांग की थी। किसानों ने कहा था कि आप कानून बनाइए, हम उससे कम पर राजी नहीं होंगे। आप कहते हैं कि आप एमएसपी देने को तैयार हैं, तो फिर कानूनी अमली जामा पहनाने में आपको क्या परहेज है। इससे पहले 1 दिसंबर को कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए थे। 13 नवंबर उससे पहले जब 7 घंटे की बातचीत, लंबी बातचीत लेकिन बेनतीजा रही थी बातचीत। और उससे पहले भी 14 अक्टूबर को जब किसानों ने बॉयकॉट किया था। ये हम आपको सिलसिलेवार ढंग से हमने पूरा जो पिछले महीनों जो कुछ हुआ है वो जानकारी आपको दे दी है। और इस बीच अब बताते हैं कि आज क्या हुआ, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, तमाम मंत्री सरकार के किसान संगठनों के नेताओं से आज बातचीत के लिए बैठे। कुछ घंटे तो बातचीत चली, बीच में एक लंच ब्रेक भी हुआ, लेकिन मामला कहीं पर कम से कम समझौते की तरफ नहीं बढ़ा है। अब 8 जनवरी के लिए बातचीत चल गई। फिर बातचीत की टेबल सजी, फिर किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई, लेकिन नतीजा फिर वही ठाक के 3 पात। 8वें दौर की इस बैठक के बाद किसानों को मिली एक और तारीख। बैठक बेनतीजा रही। किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिए अब 8 जनवरी की तारीख रखी गई है। अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। 30 दिसंबर को सरकार के साथ बैठक में किसानों की 2 अहम मांगे मान ली गई थी। आज किसानों को उम्मीद थी कि बाकी 2 मांगों पर भी बात बन जाएगी, लेकिन बात तो पहले ही मांग पर फंस गई। सूत्रों के मुताबिक किसानों ने शर्त रख दी कि पहले तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। सरकार ने कहा वो एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों ने कहा कि पहले कृषि कानून को हटाएं, फिर एमएसपी पर बात होगी। सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार बार बार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन तीनों कानूनों का किसानों के लिए फायदा है और वो जो भी किसानों के कंसर्न हैं, जिन जिन पॉइंट्स पे किसानों को आपत्ति है, उसमें संशोधन करने को तैयार है। लेकिन किसान इस बात पर अड़ा रहा कि हम संशोधन नहीं, तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं। मामला यहीं पे अटका रहा और सरकार और किसानों के बीच अब एक और दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी, जिसमें सरकार किसानों को तीनों कानूनों के बारे में बताएगी और एमएसपी को लेके
जो गारंटी कानून किसान चाहते हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। सरकार ने किसानों से कहा कि अगर कृषि कानून में कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसमें सुधार के लिए संयुक्त समिति बना सकते हैं, लेकिन किसान तो कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे। मीटिंग में कुछ नहीं रहा, आज बिल्कुल बेसिटा रही मीटिंग और इसको रिपील करने की मांग पर हमारी किसान जथेबंदी अड़ी रही। और सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही थी इसके बारे में अभी सोचेंगे, हमने कोई रास्ता नहीं निकाला और राज्यों के किसानों के और किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत करके ये पूरे राज्यों का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार चाहती है कि शोध करा लो, हम शोध नहीं कराएंगे, हम ये कानून तीनों रद्द चाहते हैं। हमारा स्पष्ट एजेंडा है, सरकार उस बात पे आ नहीं रही, बार बार मतलब अड़ रही है सरकार। 8 तारीख को उम्मीद है कुछ रास्ता निकलेगा? ये सरकार के हाथ में है, सरकार इसको बिल वापस ले ले तो रास्ता निकल जाएगा। इसके साथ ही 4 घंटे से ज्यादा चली किसानों और सरकार के बीच बातचीत इसी मोड़ पर खत्म हो गई। हालांकि सरकार ने अभी भी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। विषय 2 ही हैं, मुख्य रूप से कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। अब तक किसान कृषि कानूनों को हटाने के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर अड़े थे, लेकिन इस बार किसान तीनों कानूनों को हटाने पर अड़े रहे। पिछली बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति बनने के बाद आज 8वें दौर की बैठक में किसान इस बात पर अड़ गए कि तीनों कानूनों को वापस लिए बिना आगे बातचीत संभव नहीं होगी। कैमरामैन प्रेम शंकर झा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, बातचीत पर बातचीत, लेकिन सब कुछ बस तारीख पर तारीख में सिमट कर रह जाता है। हालांकि इससे पहले जो कोशिशें हुई, खास तौर पर 30 दिसंबर को 2 मुद्दों पर किसानों की बात को सरकार ने मान लिया, लेकिन अब सरकार ने उनसे ये कहा है कि आपको इन कानूनों में क्या दिक्कत है, एक ज्वाइंट कमेटी बना देते हैं, उनसे बातचीत करके फिर कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन किसान कानून वापसी से कम में मांगने को तैयार नहीं। 40 दिनों से आंदोलन की राह पर बैठे किसानों से सरकार की 8 दौर की बातचीत हुई, लेकिन 2 बिंदुओं पर आकर सारी बातचीत रुक गई। यही 2 मसले हैं जिन पर बार बार बातचीत का पेंच फंसी जाता है। पहला ये कि किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। दूसरा ये, सरकार एमएसपी यानी अधिकतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आए। आज की मीटिंग में ये हुआ है कि जो 3 कानून हैं उस पर बातचीत हुई और सरकार ने कहा कि हमको सलाह करने दो, हम आपको अगली डेट में बताएंगे। लेकिन आपको उम्मीद है कि तीनों कानून की जो वापसी की वापसी होंगे, कानून बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं, कानून ही वापसी होंगे। और एमएसपी पे आपको लगता है कानून बनाएगी सरकार? उम्मीद है बनेगा कानून उस पर। सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी करेंगे। और क्या मैं कहा, और क्या मैंने कहा? नहीं, आपने सरकार ने कहा ये बात आपको? हाँ, मैं सलाह करके जाऊंगे अपनी। आज की बैठक में भी किसान तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़ गए। लंच से पहले किसानों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग एक बार फिर दोहराई। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा कि वो कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने नए कृषि कानूनों में सुधार के लिए संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने कहा कि कमेटी ही तय करे कि कानून में क्या-क्या संशोधन किए जाएं। सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। 8वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब किसानों और सरकार के बीच में 9वें दौर की बातचीत जो है वो 8 जनवरी को होगी। अब देखना यह है कि 8 जनवरी को कोई समाधान निकलता है या फिर एक और नई तारीख मिलती है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक किसानों को नए कृषि कानूनों का फायदा बता रहे हैं। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप मढ़ रहे हैं। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है।
ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं। दूसरा मुद्दा है एमएसपी यानी फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य का। किसान फसलों के एमएसपी की पूरी गारंटी चाहते हैं। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। सरकार से किसान एमएसपी पर लिखित गारंटी मांग रहे हैं। दरअसल पेंच इसी एमएसपी पर फंसा है। किसानों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौर में एमएसपी की बात बेमानी हो जाएगी। किसानों को औने पौने दामों में फसल बेचनी पड़ेगी। किसान चाहते हैं कि उनकी हर फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। एमएसपी से कम दाम पर खरीदने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाया जाए। सरकार किसानों से मुख्य रूप से धान, गेहूं और दलहन की खरीदारी करती है। किसान चाहते हैं कि उनकी दूसरी फसलों को सरकार खरीदे या कोई निजी कंपनी। किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को एमएसपी पर बरगलाया जा रहा है। सरकार एमएसपी के लिए तैयार है। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे, और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। किसानों और सरकार के बीच बस दो ही पेंच फंसे हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। मांगे माने जाने तक आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 6 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक की रणनीति बना ली है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। आज किसानों के आंदोलन का ये 40वां दिन है। किसान लगातार डटे हुए हैं, घर बार छोड़कर दिल्ली की सीमा पर इस तरह से बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड, जबरदस्त बारिश, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हो रहा है। बैठक के पहले भी आज कहा और बैठक के बाद भी आंदोलन यूं ही चलेगा। अपने खेत खलिहानों से दूर देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जहां कड़कड़ाती ठंड में लोग अपने घरों में दुबके हैं, जरूरी होने पर ही बाहर निकल रहे हैं, वहीं किसान हड्डियां गला देने वाले इस ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर लगी सड़कों पर बैठे हैं। आंदोलन के 40 दिन हो गए हैं। किसानों का धीरज डोल नहीं रहा है। उन्हें यकीन है कि सरकार उनकी सारी बातें मानेगी, सारी बातें माननी ही होंगी। सरकार सारी मानेगी, सारी बात मानेगी। अच्छा। हाँ, इन्हें सारे काम करने पड़ेंगे। ये लुटपीट का मानने की जरूर मानना जरूर पड़ेगा। अच्छा। हाँ? आपको लगता है कि सरकार लगता नहीं है, करने पड़ेगा इसको। ये जनता की आवाज है, ये गांव के किसानों की आवाज है, जिन्होंने इनको वोट दिया है, ये उनकी आवाज है। ठीक है। हाँ, मानना पड़ेगा इनको। 40 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार से उनकी बातचीत भी चल रही है। आज 8वें दौर की बातचीत के लिए किसानों का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचा। किसानों के साथ 8वें दौर की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। सरकार की तरफ से बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे। बैठक में किसानों के 40 संगठनों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। देखिए, हम आशावादी लोग हैं, बड़ी आशा रख के चले हैं। हमारी चुनी हुई सरकार है
तो सरकार को चाहिए इन तीनों ही जो कृषि कानून हैं इनको रिपील करे, रद्द करे और सुरक्षित किसानों को उनके घरों में भेजे। आप लोगों ने पहले से ही बहुत सारी बातें रखी हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून आप लोगों के हित का है। हाँ, हम तो पहले दिन से उम्मीद लेकर चले हैं। अगर कोई सिट्टा निकलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। सिट्टा निकला है तो बढ़िया, अगर ना भी निकला तो भी कोई बात नहीं। हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट चलता है और चलता रहेगा। बैठक से पहले किसानों ने साफ कर दिया था कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उम्मीद भी जताई कि मसले का कोई न कोई सार्थक हल निकलेगा ही। देखिए, हमारा खुले मन की कोई बात नहीं है। हमारा कोई ये नहीं है कि हम आधी अधूरी मांग लेकर वापस जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी एक ही बात है कि कानून वापस होने चाहिए। अगर कानून वापस नहीं लेती सरकार तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये कानून वापस करवाने हैं और MSP की गारंटी का कानून बनवाना। किसान नेताओं का साफ तौर से यही कहना है कि हमको कितना भी लंबा बैठना पड़े, आप लोग क्या तीनों कानून और MSP गारंटी कानून को लेके कि क्या रुख रहेगा, क्योंकि सरकार कह रही खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। देखिए, कम से कम 7-8 बार मीटिंग हो चुकी है। अब भी जा रहे हैं ये कानून रद्द करवाने के लिए, क्योंकि कानून रद्द हो जाए, MSP लागू हो, तो जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक देखो हम मीटिंग भी बंद नहीं करेंगे, आंदोलन भी चलता रहेगा। सरकार के साथ इस बैठक में भी किसानों ने सरकारी खाना नहीं खाया। करीब 200 लोगों का खाना लंगर से विज्ञान भवन पहुंचाया गया था। सरकार के प्रति किसानों के तेवर में पहले से ज्यादा नरमी भी साफ दिखाई दी। इसकी वजह भी है, किसानों और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। लेकिन 30 दिसंबर को किसानों और सरकार की बातचीत हुई तो सरकार ने किसानों की 2 मांगों पर मुहर लगा दी। पहला ये कि सरकार ने किसानों से वादा किया कि पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं होंगे। अब तक पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान था। सरकार इसे हटाने पर राजी हो गई। किसानों की दूसरी मांग मानते हुए सरकार ने साफ किया कि बिजली अधिनियम में बदलाव नहीं होंगे। सरकार ने किसानों की 2 मांगे मानी तो अब उन्हें उम्मीद बन गई है कि सरकार उनकी बाकी मांगे भी मान जाएगी, भले ही कितनी देर लग जाए, भले ही आंदोलन को लंबा खींचना पड़ जाए। हम मानते हैं कि किसान अपनी जिद छोड़ देगी, सरकार अपनी जिद छोड़ देगी। किसान वहीं के वहीं खड़े हैं। किसान हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है, हम भरोसा लोगों का टूटने नहीं देंगे। किसान नहीं अपनी जिद पर खड़े, सरकार अपनी जिद पर खड़ी हुई है। एक तो हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास दूरदृष्टि होती है, इस गवर्नमेंट के पास दृष्टि भी नहीं है, जिसे लाखों लोग सड़कों पर बैठे और सैकड़े लोग जिनकी जाने जा रही है वो दिख नहीं पा रही है। आप बैठे हैं, पंजाब में आए हैं, मन कर आए हैं कि जब तक कितने कानूनों का हल नहीं होता आप वापस नहीं जाएंगे। 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, कोई परवाह नहीं है इसकी। हालांकि आज बातचीत से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने नई मांग रख दी थी। टिकैत ने कहा कि मीटिंग को लाइव दिखाया जाए। हम यहाँ से नहीं जाते, हम तो फरवरी का बजट देखेंगे, ये लाइव होना चाहिए ना भाई, जनता देखे देश, ये लाइव चले। इससे बड़ा 40 दिन से धरना चल रहा है तो ये लाइव चलना चाहिए। अब फिर तो ये अपील है कि लाइव चले, सारे कैमरे लगे, पूरा हिंदुस्तान देखे कौन क्या बात कर रहा है। हालांकि सरकार बार बार यही कह रही है कि वो किसानों के मसले का हल चाहती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक से पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ बैठक की। नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया कि सरकार सभी मसलों पर बातचीत के लिए तैयार है। जो भी शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। सॉल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। 40 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार पर दबाव बना दिया था, आंदोलन के आगे की रणनीति तय कर दी थी। साफ कह दिया था कि अगर सारी मांगे नहीं मानी गईं तो ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। आनंद पटेल और कमलजीत संधू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। गाजियाबाद के मुरादनगर में 25 जानें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। शमशान घाट में छज्जा गिरने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब जाकर सरकार जागी है। 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, ठेकेदार लेकिन अभी तक फरार है। इस बीच गुस्साए लोगों ने मेरठ देहरादून हाईवे को जाम किया।
ये गुस्सा लोगों के आक्रोश की गवाही दे रहा है। ये जाम सिस्टम के निकम्मेपन को उजागर कर रहा है। ये आंसू गम के सैलाब के नुमाइंदे हैं। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर ले लिया पहले। इनके परिवार उजड़े हैं, इनके ख्वाब बिखरे हैं। किसी परिवार का कमाने वाला चला गया तो किसी का भविष्य संवारने वाला। गम, बेबसी, मायूसी की इस घड़ी में इन्हें सांत्वना नहीं, न्याय चाहिए। मुरादनगर के शमशान घाट पर जो हादसा रविवार को हुआ, उसका आक्रोश सोमवार को देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने इंसाफ की मांग को लेकर गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर शव रखकर सोमवार की सुबह धरना देना शुरू कर दिया। लोग न्याय के लिए चिल्ला रहे थे, महिलाएं रो रही थी और हर कोई असली गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब नगर पालिका की ईओ जूनियर इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज हुई है तो नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों न हो। लेकिन इन सबके बीच तस्वीरें देखिए, जो पीड़ित परिवार है, डेड बॉडी को गाजियाबाद मेरठ की जो हाईवे है वहां पर रखकर जाम लगा दिया है। लोगों का गुस्सा फूटा है, लोग और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस ने अभी तक की कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। अभी शुरुआती जहाँ टेक्निकल इशू है मेन, तो वो टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। बाकी जो भी प्रथम दृष्टया चीजें लगी थी उसके आधार पर हमने 3 लोग को जेल भेज दिया। जांच कमेटी बनी है, आईजी सर और कमिश्नर मैम की अध्यक्षता। कहने को मुरादनगर हादसे के कुछ कसूरवार सलाखों के पीछे तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन शमशान में मिला दर्द इतना गहरा है कि हादसे का बवाल और लोगों के गुस्से का उबाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरविंद ओझा, मुरादनगर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में फिर से न्यूज रूम से आपका स्वागत है। और अब बात उस ठंडी की, उस सर्दी की जो पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले रहा है। शुरुआत राजधानी दिल्ली से करते हैं और बताते हैं आपको कैसे तापमान यहाँ पर लगातार गिरता चला जा रहा है। मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि जहाँ भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी है। कश्मीर सड़क और हवाई दोनों ही रास्तों से कट गया है। इस बीच राज्य के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक आज रात से 6 जनवरी की सुबह तक भारी से बहुत भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। लोगों को आगाह किया गया है कि अगर बेहद जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकलने से बचें। वहीं दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे सरकारी एजेंसियों को बिजली कड़कने और बारिश की वजह से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए सावधान किया गया है। तो कश्मीर में इस भारी बर्फबारी और राजधानी दिल्ली में भारी बारिश पर यह रिपोर्ट देखिए। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। 24 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। सड़कों से लेकर घरों तक और रास्तों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इस सफेद आफत की वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि पूरी कश्मीर घाटी देश और दुनिया से कट गई है। जम्मू से कश्मीर घाटी में आने वाला रास्ता बंद है। वहीं हवाई रास्ते पर भी बर्फ भारी पड़ी है। 24 घंटे से हो रही बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर ना किसी विमान की लैंडिंग हो रही है, ना ही कोई विमान टेक ऑफ कर सका है। कश्मीर के सभी इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी है। रविवार को इसकी शुरुआत हुई थी। सोमवार को भी हल्की फुल्की बर्फबारी पूरे कश्मीर में हुई, जबकि अब आने वाले 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान अधिकतर बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। दरअसल जो कल दिन भर और रात में बर्फबारी पहाड़ों पर हुई, ज़बरदस्त बर्फबारी हुई, उसके बाद पूरी तरह से जो है कश्मीर की घाटी जो है
पूरी तरह से सफ़ेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई है और फिलहाल आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कल से ही पूरे देश और दुनिया से गांठी कटी हुई है। ना ही कोई विमान उड़ पा रहा है और ना ही सड़क से कोई संपर्क देश के साथ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं नेशनल हाईवे पर कई जगहों से चट्टानें खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश के किसी भी हिस्से से इस नेशनल हाईवे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर से जम्मू जाने के लिए भी गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने वीकेंड में कश्मीर घाटी आए थे, वो अब यहीं फंस गए हैं। बर्फबारी से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हम सुबह 8 बजे के एयरपोर्ट गए थे और अभी वापस आए हैं, ना खाना खा पाए हैं। हमें ऑफिस में जाना था बिजनेस के लिए, वो सब ठप हो गया दिल्ली में। अब 2-3 दिन यहीं अटके हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल है। लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत हर चीज़ की मुश्किल है। लाइट नहीं है, प्रॉब्लम, इंटरनेट सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, फूड शॉप बंद है, बहुत है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, काफ़ी वीकनेस हो रही है, लोगों में बहुत परेशानी है। कश्मीर घाटी में रविवार से ही बर्फबारी जारी है। हालात पहले ही मुश्किलों भरे हैं, लेकिन इस मुश्किल को मौसम विभाग की चेतावनी ने और बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी की जद में आने वाली है। एक्टिविटी आज और कल जो है रहेगा मेनली वेस्टर्न हिमालयन, जो हमारा पश्चिम हिमालय का जो पहाड़ी इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें एक्टिविटी नहीं हुआ इंटेंस अभी तक। तो वो शुरू हो रहा है आज। हेवी रेन स्नो आज उम्मीद है सारा एरिया में, कल भी। बर्फबारी की वजह से पारा भी गिरता जा रहा है। वहीं सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। श्रीनगर के अंदर के इलाकों में इतनी बर्फ जमी है कि छोटी छोटी सड़कें बंद हो गई हैं। वहां रहने वालों के लिए आपात स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल है। यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। जो अंदर के लोग हैं, जैसे को मोहल्ले में रहता है या किसी गांव में रहता है, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती है। जैसे कोई लेडीज हो गई, वो जैसे बीमार हो गई, या कुछ भी बच्चा देने वाला है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं जा पाते हैं इस वक्त, क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। बर्फ है कि बर्फ गिरी हुई है। वहीं कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जवाहर सुरंग के पास भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। लिहाजा इन गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। यहाँ भी बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। सैकड़ों गाड़ियाँ और उनमें सवार लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। हम जम्मू से FCI भर के हमें जाना है श्रीनगर। 3 दिन हो गए यहाँ उधमपुर जखैनी में, तो बारिश बहुत पड़ रही है यहाँ पे, और वहाँ पीछे रास्ता भी खराब है, बारिश है, वहाँ भी बर्फ पड़ रही है। हमें वहाँ जाना था तो बारिश बहुत है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी छोड़े और रास्ता भी ठीक हो जाए। यहाँ पे बहुत काफ़ी बारिश सुबह से पड़ रही है, तो सर्दी भी बहुत है यहाँ पे। भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी है। इन रास्तों पर कई फुट तक बर्फ जमा है। बेहद खराब मौसम के बीच उसे हटाने और रास्ते को साफ करने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। ट्रकों के जरिए इसे हटाने का काम चल रहा है। कुलगाम जिले के कई इलाकों से संपर्क कट गया है। उन्हें फिर से बहाल करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी की आशंका है और इसीलिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दिया है। खास तौर पर उत्तराखंड, यहां पर 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई और पिछले 24 घंटे में आसमान से बरसती बर्फ ने पहाड़ों को ढक लिया है। भारी बर्फबारी की यह चेतावनी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पूरे उत्तराखंड के लिए की गई थी। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहां मंगलवार को भी भारी बर्फबारी जारी रहेगी।
उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ताजी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही पूरा इलाका शीतलहर से कांप उठा है। पेड़, पहाड़, जंगल सब बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। वहीं मुनस्यारी के ऊंचाई वाले कुछ गांवों में पानी जमने से पानी की सप्लाई करने वाली पाइप फट चुकी है। बागेश्वर जिले के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कई इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। पूरे बागेश्वर जिले में बारिश और बर्फबारी से पारा नीचे गिर गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं चारों तरफ कोहरे की एक चादर फैली नजर आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सुबह से भारी मात्रा में बारिश हो रही है और सर हमारे यहाँ पे ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ़ भी पड़ चुकी है। हम सुबह से यहाँ पे आग का सहारा लिए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें ठंडी का सामना करना पड़ रहा है और हम अभी बहुत ठंड से परेशान हैं। निचले इलाकों में जहां लगातार रिमझिम बारिश हो रही है तो वहीं कपकोट व गरुड़ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में मौसम ने फिर से करवट बदली है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात इस पर्यटन स्थल में रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी के और तेज होने के आसार हैं। डलहौजी में कड़ाके की ठंड के बावजूद बाहर से आने वालों का सिलसिला जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। दरअसल डलहौजी के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पारा माइनस में जा पहुंचा है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। डलहौजी में विशाल आनंद के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर आज तक। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की आशंका है। माना जा रहा है कि 6 जनवरी तक लगभग ऐसा ही रहेगा। उसके बाद शीतलहर का एक दूसरा दौर शुरू होगा दिल्ली में। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक साथ 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो इस वक्त दिल्ली सर्दी की चपेट में है, लेकिन इस मौसम में यहाँ के लोगों को जहाँ कोहरे का कहर झेलना पड़ रहा है तो वहीं तीसरे दिन भी बारिश जारी है। इन सब के बीच रात के समय तापमान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सूरज के बादलों में छिप जाने की वजह से अधिकतम तापमान में राहत नहीं मिली है। दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में तीसरे दिन बूंदाबांदी जारी रही। वहीं पूरे दिन राजधानी पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग और पालम में घना कोहरा दर्ज किया गया है। दिल्ली में शनिवार को ही बारिश की शुरुआत हो गई थी, जो रविवार को अपने चरम पर थी। सोमवार को बारिश में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन रिमझिम फुहारें बीच बीच में बरसती रहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली ही नहीं, पंजाब से लेकर लखनऊ तक के मैदानी इलाकों में रात का तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में भी रात का तापमान 11 से 12 डिग्री पर रहा, जो औसत से 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जनवरी की सुबह तक दिल्ली एनसीआर पर बादल डेरा डाले रहेंगे। 6 बजे की सुबह या दोपहर के बाद दिल्ली का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 11 जनवरी को दिल्ली वालों को शीतलहर के अगले दौर का सामना करना पड़ सकता है। रुक रुक कर हो रही रिमझिम फुहारों ने दिल्ली के मौसम के मिजाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं और इस वजह से दिन का तापमान बादलों की आवाजाही से काफी बदल सा गया है। दिन में ही अंधेरा छा गया है और जहां पर गाड़ियां हैं वो भी हेडलाइट जलाकर नजर आ रही हैं। ये जो मौसम का मिजाज बदला है, इसके पीछे मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ है जो 2 जनवरी से लगातार
दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक्टिव है और 6 तारीख तक यानी बुधवार तक इसके आगे बढ़े रहने की संभावना है। यानी यूं ही मौसम में रिमझिम फुहारों का असर देखने को मिलेगा। 6 तारीख के बाद जब बारिश की गतिविधि थोड़ी कम पड़ेगी तब ठंडी हवाएं जो कि पहाड़ों से दिल्ली का रुख करेंगी वो तापमान को गिराएंगी और 5 से 6 डिग्री तक पारा फिर लुढ़क जाएगा। मौसम के इस उलटफेर के जवाब में मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके मुताबिक उसकी वजह से ही इस वक्त दिल्ली एनसीआर ठंड के बीच तरबतर है और अगले शीतलहर का दौर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। उसके बाद देखेंगे कि 2 तारीख से अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि बीते अगर 3-4 महीनों की बात करते हैं सबसे एक्टिव है, जो कि हमारे पास दिल्ली एनसीआर को और साथ साथ पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा है। उसके चलते आप देखेंगे 2 तारीख से ही हमारे पास सवेरे से बारिश स्टार्ट हुई थी। कल भी हमारे पास अच्छी रेनफॉल दिल्ली एनसीआर में हुई है और मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल हुई है। और आज अभी देखेंगे कि दोपहर के बाद से दिल्ली में साथ साथ दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के तमाम इलाकों में रेनफॉल और हिल स्टॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कल भी हमारे पास बना रहेगा, तो कल भी हम दिल्ली एनसीआर में थंडर स्टॉर्म और लाइट रेनफॉल की उम्मीद कर रहे हैं और उसके पश्चात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चला जाएगा। तो 6 तारीख से जो एक्टिविटी है वो काफी कम हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 6 जनवरी को खत्म होगा, लेकिन दूसरा 7 जनवरी को आ धमकेगा और अपना असर दिखाने लगेगा। उसकी वजह से दिल्ली में तापमान 7 जनवरी के बाद 8 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर पर नजर जमा रखी है। मुनीश पांडे और कुमार कुणाल के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। एंजियोप्लास्टी होने के बाद सौरभ गांगुली की तबीयत अब बेहतर है। आज उनसे मिलने जय शाह भी पहुंचे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी। दोनों ने कहा उनकी तबीयत अब बेहतर है। क्रिकेट की दुनिया के जांबाज योद्धा और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। आज उनसे मुलाकात करने बीसीसीआई के सचिव जय शाह वुडलैंड अस्पताल पहुंचे। सौरभ गांगुली का हालचाल लेने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी वुडलैंड अस्पताल पहुंचे। दादा का हालचाल लिया। बाहर निकले तो बोले कि दादा फाइटर हैं, जल्द ही जंग जीत कर आएंगे। उन्होंने उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत देखे हैं, वहां पर भी जीत पाई है। बीमारी को भी हराएंगे और स्वस्थ होकर जल्दी देश की सेवा करेंगे। शनिवार को सौरभ गांगुली कोलकाता में अपने घर पर जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उन्हें सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जांच में उनकी नसों में 3 ब्लॉकेज मिले थे, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। फिलहाल दादा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अस्पताल ने अपने बुलेटिन में बताया है कि सौरभ की सेहत पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। Of course, the medical team will again sit. So if he is find all right, then we will be discharging not tomorrow, but most probably day after tomorrow. आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।